हंसध्वनि आईएएस की प्रश्नमाला सीरीज में मैं सुनील दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हंसध्वनि आईएएस आपकी तैयारी में इसी प्रकार सहयोगी बनता रहे। यह बताना आवश्यक है कि ये प्रश्नमाला सीरीज हंसध्वनि आईएएस के पिछले लेक्चर्स पर आधारित है। जिन टॉपिक्स पर लेक्चर्स हो चुके हैं उनके संभावित सभी प्रकार के प्रश्नों का संग्रह है यह प्रश्नमाला। इस प्रश्नमाला के निर्माण में ये बात ध्यान रखी गई है कि इनोवेटिव थॉट्स का यूज करते हुए इसके प्रश्नों का संग्रह तैयार किया जाए ताकि आपकी तैयारी में एक सकारात्मक योगदान दिया जा सके। तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही कूट का चुनाव करें। मध्यमंडल में तापमान बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती। दूसरा क्या है, निशा दीप्ति बादलों का निर्माण मध्यमंडल में होता है। तो इनका सही चुनाव करना है। तो स्टूडेंट्स पहले सेकंड कथन को हम लोग देखेंगे। निशा दीप्ति बादलों का निर्माण मध्यमंडल में होता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा है। आप पिछले लेक्चर्स में जाएंगे तो ये बात आपको मिलेगी। लेकिन पहले कथन को देखें कि मध्यमंडल में तापमान बढ़ता है क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती। स्टूडेंट यहां पर कंसंट्रेट करना है कि किसी भी मंडल पर यदि कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है तो तापमान बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मध्यमंडल के नीचे समताप मंडल में ताप वृद्धि का एकमात्र यही कारण है कि वहां पर एक रासायनिक क्रिया होती है। ओजोन परत द्वारा अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण किया जाता है, लेकिन मध्यमंडल में ऐसी रासायनिक क्रियाओं की अनुपस्थिति की वजह से तापमान बढ़ता नहीं है बल्कि तापमान घटता है। तो इस तरह से कथन एक गलत हो गया और कथन दो सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, अर्थात कथन एक गलत और कथन दो सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, आयन मंडल की ऊंचाई लगभग है। तो लगभग आयन मंडल की ऊंचाई 360 किलोमीटर तक है। स्टूडेंट यहाँ ऑप्शंस पर कंसंट्रेट करके भी प्रश्न निकालने की आदत डालें। जैसे कि 50 किलोमीटर की जो रेंज है वो समताप मंडल की है। फिर समताप मंडल से मध्य मंडल की लगभग ऊंचाई 88 किलोमीटर है और 88 किलोमीटर से लगभग 360 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो आयन मंडल की है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आयन मंडल में तापमान की वृद्धि का कारण है। तो हमें यह पता लगाना है कि आयन मंडल में यानी आयनोस्फीयर में जो टेम्परेचर ग्रोथ होती है उसके पीछे क्या कारण है। तो गैसों की अनुपस्थिति, अधिक ऊंचाई पर होना, गैसों का आयनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि गैसों की अनुपस्थिति, आयन मंडल में गैसों की अनुपस्थिति नहीं है, गैसें उपस्थित हैं। अधिक ऊंचाई पर होना, अधिक ऊंचाई पर तो है लेकिन इसका तापमान वृद्धि का सही कारण ये ठीक नहीं हो सकता। गैसों का आयनीकरण, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताई गई कि आयन मंडल में गैसों का आयनीकरण होता है जिससे ऊर्जा ऊष्मा निकलती है और तापमान में वृद्धि होती है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रेडियो तरंगें किस मंडल से परावर्तित होती हैं। तो ध्यान रहे बच्चों कि क्षोभ मंडल में नहीं, समस्त जलवायविक या वायुमंडलीय घटनाक्रम प्रक्रम क्षोभ मंडल में घटित होता है। समताप मंडल में ओजोन लेयर द्वारा, ओजोन गैस द्वारा अल्ट्रावायलेट रेज के एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। मध्यमंडल में भी ऐसा कुछ नहीं है कि रेडियो तरंगे वहां से परावर्तित हो सके। मध्यमंडल के संबंध में एक सही सा डेटा है कि यहाँ पर निशा दीप्ति बादलों का निर्माण होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं।
आयन मंडल में ऐसा होता क्यों है, तो ये आपको लेक्चर में स्पष्ट है। फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करना चाहूंगा, जितना इस प्रश्न के लिए अनिवार्य है वो ये है कि आयनोस्फीयर में विभिन्न प्रकार की गैसों के अणुओं का आवेशण होता है, आयनाइजेशन होता है, जिससे वो अणु आवेशित हो जाते हैं और उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक लेयर हो जाती है, जिससे रेडियो तरंगे रिटर्न होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आयन मंडल विभिन्न परतों में विभाजित है, जिनसे रेडियो तरंगे टकराकर परावर्तित होती हैं। इनमें से अपलेटन परत के नाम से कौन सी परत जानी जाती है? स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। अपलेटन परत के नाम से कौन सी परत जानी जाती है? तो स्टूडेंट वो होती है, इसका सही जवाब होगा एफ परत। एफ लेयर अपलेटन परत के नाम से जानी जाती है और ये एफ लेयर 150 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। बेसिकली ये F1 और F2 में डिवाइड होती है और दोनों को सम्मिलित रूप से अपलेटन परत के नाम से जानते हैं और ये शॉर्ट रेडियो वेव्स को रिटर्न करती हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही कूट का चुनाव करें। तो कथन संख्या 1, आयन मंडल में गैसों के विद्युत आवेशण से चमक उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सही बात है, चमक उत्पन्न होती है। इस चमक को उत्तरी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रालिस व दक्षिणी ध्रुव में अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर प्रश्न हमें कंफ्यूज कर रहा है, ये ध्यान रखना है, चमक तो होती है लेकिन उत्तरी ध्रुव में उस चमक को अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव में उस चमक को अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कथन 2 गलत हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? कथन 1 सही और कथन 2 गलत। तो अर्थात कथन 1 सही, कथन 2 गलत। इट्स मीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पकड़े गए कणों की एक पेटी पाई जाती है। इसे वॉन एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं। इसकी उपस्थिति किस मंडल में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है, इसलिए ध्यान रखेंगे। समताप मंडल में नहीं, आयन मंडल में और बहिर्मंडल में कंफ्यूजन होता है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है कि ये घटना बहिर्मंडल में घटित होती है। अरोरा की जो घटना है वो आयनोस्फीयर में होती है, किंतु यहाँ पर वॉन एलन बेल्ट की बात है, ये बहिर्मंडल में पाई जाती है। और जैसा कि प्रश्न में आपको बताया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पकड़े गए कणों की एक पेटी होती है, इसी का नाम वॉन एलन बेल्ट है और ये कहाँ पाई जाती है? एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल में। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी। तो स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नमाला भाग 3 का अगला प्रश्न है, निशा दीप्ति बादलों का निर्माण होता है। तो हमने अभी पहले ही आपको डिस्क्राइब किया कई प्रश्न के संदर्भ में कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है? मध्य मंडल में होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा जानना आवश्यक है कि निशा दीप्ति बादलों का निर्माण मध्य मंडल में कैसे होता है। बादल शब्द आते ही हमारे दिमाग में वायुमंडलीय जलवाष्प या ह्यूमिडिटी की बात होनी चाहिए, जिसके संघनन के फलस्वरूप बादलों का निर्माण होता है, किंतु वहां पर जलवाष्प तो पाई नहीं जाती मध्य मंडल में इसकी स्थिति जो है। तो यहाँ पर ये निशा दीप्ति बादलों का निर्माण कैसे हुआ? दरअसल हमारी पृथ्वी से बाहर के जो आकाशीय पिंड हैं, जब वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के घर्षण से वो जल उठते हैं। तो उनसे निकलने वाली धूल की जो लेयर है उसी का बादलों जैसा स्वरूप बन जाता है, जिसको हम लोग निशादीप्ति बादल कहते हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब है ए। स्टूडेंट, मेरा प्रयास है कि प्रश्नों के साथ उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने रखता रहूं, ताकि प्रश्नों के आंसर को पकड़ने का जो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है वो आपको समझ में आती रहे।
किंतु इसका बहुत विस्तार में नहीं कर सकता। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जो लेक्चर है उसको देखने के लिए आप चैनल के उन वीडियोस पर जाएं तो आपको इसका डिटेल स्टडी मिल जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही कूट का चुनाव करें। कथन 1, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल को सम्मिलित रूप से ताप मंडल के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, ताप मंडल के नाम से जानते हैं। इन मंडलों में तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। दरअसल इस आयन मंडल और बहिर्मंडल को सम्मिलित रूप से हम लोग थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और ये बात ठीक है कि इनमें तापमान की वृद्धि होती है, अर्थात ये दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नमाला भाग 3 का प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? सूर्य के केंद्रीय भाग में ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण किस विधि से होता है? प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इस बात को जान ले कि नाभिकीय विखंडन बिल्कुल नहीं होता। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में परमाणु बम इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। और परमाणविक ऊर्जा के निर्माण में जो रिएक्टर्स होते हैं वहां भी नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सूर्य के केंद्रीय भाग में नाभिकीय संलयन से ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में होता क्या है कि जैसे हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलती है तो संलयन की प्रक्रिया करती है। ये ध्यान में रखना है, विकिरण तो बिल्कुल नहीं। इस तरह से प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हुआ बी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नमाला का अगला प्रश्न क्या कहता है? सूर्य के केंद्र से फोटोस्फेयर तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये बहुत ध्यान रखना है कि सूर्य का जो क्रोड है अर्थात कोर है वहां पर नाभिकीय संलयन से ऊर्जा निर्मित हुई। अब वो ऊर्जा किसी न किसी विधि से सूर्य की सतह तक आएगी, फिर वहां से ब्रह्मांड में अर्थात सोलर सिस्टम में ट्रांसफर होगी। तो सूर्य के केंद्र से उसके धरातल तक अर्थात फोटोस्फेयर तक उस ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, किस विधि के द्वारा होता है? तो क्या ए कहता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, या डी कहता है कि चालन व संवहन दोनों द्वारा? तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, इस प्रश्न का सही जवाब है डी, चालन व संवहन दोनों द्वारा, विकिरण द्वारा बिल्कुल नहीं। क्योंकि विकिरण का प्रयोग, विकिरण के माध्यम से ऊष्मा ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा अन्य ग्रहों तक जाती है, लेकिन अपने केंद्र से अपने धरातल तक ऊर्जा चालन व संवहन के माध्यम से आती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ डी। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा किस विधि द्वारा पृथ्वी तक आती है? देखिए वही बात प्रश्न बन गई जो अभी मैंने पिछले प्रश्न के संदर्भ में चर्चा की। सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा किस विधि द्वारा पृथ्वी तक आती है? तो ये विधि है विकिरण। बिल्कुल एकदम रट ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना होती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि इस प्रश्नमाला को करते समय अपनी नोटबुक और पेन का पूरा भरपूर प्रयोग करें। 2-3 बार इस वीडियो को देखें, कंठस्थ हो जाए और इसको अपनी नोटबुक में कई बार रिवीजन करते हुए लिखते भी जाएं, जिससे इसकी पूरी तरह से तैयारी आपकी हो जाए। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सही कूट का चुनाव करें। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा फोटॉन के रूप में विकिरित होती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ऊर्जा के बंडल्स फोटॉन होते हैं और ये फोटॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से गति करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट। ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अपने लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था कि ट्रेन की पटरी है और ट्रेन है, तो पटरी पर चलने वाली जो ट्रेन है वो ट्रेन तो फोटॉन है, ऊर्जा का बंडल है, लेकिन ये जो पटरी बनाई गई ये माध्यम है, दिस इज अ मीडियम। इस मीडियम को हम क्या कह सकते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे, अर्थात इन तरंगों को माध्यम बना के फोटॉन ट्रेवल करता है। तो दोनों बातें सही हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, दोनों सही हैं। तो इस प्रश्नमाला के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। नीचे दिए गए कथनों के माध्यम से सही कूट का चुनाव करें।
ठीक है। कथन एक क्या कहता है, सूर्य से विकिरित संपूर्ण ऊष्मा ऊर्जा को इंसोलेशन कहते हैं। और कथन दो क्या कहता है, हमारी पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सौर विकिरण इंसोलेशन कहलाता है। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट डिफरेंशिएशन किया गया है, क्वेश्चन पर बहुत कंसंट्रेशन से लगाएंगे तभी आएगा, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इरर कर देंगे। सूर्य से विकिरित संपूर्ण ऊष्मा ऊर्जा को इंसोलेशन बिल्कुल नहीं कहते, बल्कि हमारी पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सौर विकिरण ही इंसोलेशन कहलाता है। अर्थात सोलर रेडिएशन का वह पार्ट जो हमारी अर्थ की ओर इनकमिंग होता है, इसीलिए इसका नाम है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इस तरह से कथन संख्या 1 गलत है, लेकिन कथन संख्या 2 बिल्कुल सही है। तो कथन संख्या 1 गलत, 2 सही, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। तो स्टूडेंट इस प्रश्नमाला के अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि उस प्रश्न में क्या है। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के औसत मान को सौर स्थिरांक कहते हैं। तो ठीक है, इसका मान होता है, अर्थात इसके मान को पूछा गया। 100 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट नहीं, 1000 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट नहीं, 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट। हाँ बिल्कुल सही है स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में सौर स्थिरांक की इस वैल्यू के लिए दो भी शब्द यूज हो, दो अर्थात 2 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट भी यूज हो सकता है, तो वो भी सही माना जाता है। वो लगभग इस वैल्यू के नजदीक की वैल्यू है, तो इसलिए वो भी सौर स्थिरांक की वैल्यू के तहत मान्य है। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए कथनों के माध्यम से सही कूट का चुनाव करें। ठीक है, कथन एक क्या कहता है, सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगीय होता है। 2 क्या कहता है, हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का कथन नंबर 2 तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी से निकलने वाला जो विकिरण है उसी से हमारा वायुमंडल गर्म होता है, ना कि आने वाले सौर विकिरण से। हाँ, ये तो हमने अपने लेक्चर्स में देखा है। तो इस तरह से ये कथन 2 तो बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगीय विकिरण होता है, ये गलत है। दीर्घ तरंगीय नहीं बल्कि लघु तरंगीय विकिरण होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि 1 गलत है और 2 सही है, अर्थात बी। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा बी। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। उपसौर की घटना जो कि 3 से 4 जनवरी के आसपास घटित होती है, इसमें से प्राप्त होने वाला सूर्यातप ए ज्यादा होता है, बी कम होता है, सी स्थिर रहता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है, उपसौर का मतलब पेरिहेलियन की घटना जो कि 3 से 4 जनवरी के आसपास घटित होती है। अब ध्यान रखना है कि 3 से 4 जनवरी, यहां पर जनवरी शीतकालीन दशा होती है, लेकिन उपसौर की स्थिति में सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारे सूर्य के ज्यादा नजदीक होती है। पृथ्वी हमारे सूर्य के ज्यादा नजदीक होती है, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार परिपथ पर गति करती है, अंडाकार परिपथ पर गति करती है। तो इस वजह से इस समय उपसौर की स्थिति पर पृथ्वी हमारे सूर्य के नजदीक होगी। तो इसी उद्देश्य से तो ये प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है कि यहाँ पर जनवरी का सीजन दिखाया जा रहा है और आपके सामने उपसौर की घटना पूछी जा रही है। तो इस समय इसका सही जवाब क्या होगा कि इससे प्राप्त होने वाला सूर्यातप अधिक होता है, ज्यादा होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सूर्य वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पर सीधे चमकता है, इसे विषुव कहा जाता है। तो ये तिथियां हैं, यहां से लिख गया है लेकिन ये
ये होना चाहिए, ये तिथियां हैं, अर्थात हमें ये तिथियां पकड़नी है। तो वो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 से जनवरी और 4 जुलाई की ये जो स्थिति बताई गई, ये तो संभवतः आपने दिमाग में रख ही लिया होगा कि इसका संबंध उपसौर और अपसौर वाली घटना के दिन से है, की तिथि से है, ठीक है। और 21 जून 22 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 21 जून को सूर्य हमारा कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास सूर्य हमारा भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और इसके बाद फिर उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में वो मूव करता है। लेकिन ये 2 तिथियां ऐसी हैं जहां पर सूर्य हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर लंबवत चमकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नमाला भाग 3 का अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्नमाला भाग 3 का अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कथनों से सही कूट का चुनाव करें। तो सौर कलंक तथा सौर आंधियां सौर स्थिरांक में वृद्धि कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सूर्य में होने वाले सौर कलंक की घटना और सौर आंधियां जो सोलर फ्लेम्स चलती हैं वो सौर स्थिरांक में वृद्धि कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि इस स्थिति पर प्राप्त होने वाला सूर्यतप की मात्रा अधिक होगी। और दूसरा कथन क्या कहता है कि अधिक सूर्यतप हमारे वायुमंडल के तापमान में भी वृद्धि कर देता है। तो बिल्कुल ठीक है, इन दोनों इवेंट से हमें इंसोलेशन अधिक मात्रा में प्राप्त होगा और इंसोलेशन अधिक होगा तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पार्थिव विकिरण भी अधिक होगा और हमारे वायुमंडल का तापमान में वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, दोनों सही हैं। तो इस प्रश्नमाला के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी सतह द्वारा परावर्तित ऊर्जा को कहते हैं, किसी सतह द्वारा परावर्तित ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकीर्णन? नहीं नहीं नहीं। अपवर्तन? नहीं। सी एल्बिडो बिल्कुल सही है। किसी सतह द्वारा परावर्तित ऊर्जा को एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो क्या होता है स्टूडेंट, इस बात को समझे कि हमारी पृथ्वी पर जब इंसुलेशन आता है तो बहुत सारे वायुमंडलीय तत्व हैं, जैसे हिमटोपियां हैं, बर्फ हैं, बर्फखंड हैं, बादल हैं और वायुमंडल में जलवाष्प या धूल कण हैं। फिर इस तरह से बहुत सारे उच्चावच हैं। ये क्या करते हैं, आने वाले इंसुलेशन की बहुत सारी मात्रा को एज इट इज रिटर्न कर देते हैं। तो ये जो रिटर्न कर देने वाली अर्थात परावर्तित ऊर्जा है उस सतह की एल्बिडो कही जाती है। तो अगर संपूर्ण पृथ्वी को एक यूनिट मान ले तो संपूर्ण पृथ्वी के द्वारा परावर्तित ऊर्जा अर्थात इंसुलेशन की एज इट इज जो ऊर्जा रिटर्न कर दी गई एनर्जी उसको एल्बिडो कहेंगे। तो पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो है 35 यूनिट। अर्थात अगर संपूर्ण इंसुलेशन को हम लोग 100 यूनिट मान ले तो उसका 35 यूनिट पृथ्वी हमारी एज इट इज रिटर्न कर देती, इसलिए ये कहा गया कि पृथ्वी का एल्बिडो 35 है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की प्रश्नमाला यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले प्रश्नमाला के लिए शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।